नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 14th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आगामी 72nd की जो बीपीएससी का पेपर है और 71st मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में बहुत छोटी सी वीडियो होगी जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा, कई सारे स्टूडेंट मेंस को लेकर के परेशान है। तो सबसे अच्छा तरीका जो आप मेंस के लिए अपने आप को, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पीटी के लिए या पीटी उनका क्वालिफाई हो जा रहा है, मेंस नहीं हो पा रहा है, मेंस रुक जा रहा है। क्यों रुक रहा है आपको समझना होगा, क्या कमियां हैं, क्या यूट्यूब पे जो चीजें बताई जा रही है क्या उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। जो टॉपर हो चाहे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो चीजें आके बता रहे हैं, वाकई क्या उन्होंने वो चीजों को किया है या जो चीजें की है उन्होंने वो बतलाई नहीं है। 10 प्रकार की किताबें रख लेनी से क्या आप मेंस बहुत अच्छा लिखने लग जाएंगे। हर एक बात, हर एक आपकी जो भी समस्या है वो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, क्योंकि अभी हम लोगों का चैप्टर भी चल रहा है महाजनपद काल, ठीक है ना। एंसेंट हिस्ट्री में अगर आए तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर आप स्टेट सर्विस हो या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले भाई हमारे दिमाग में सिलेबस क्लियर कट होनी चाहिए। और हर क्लास में मैंने कोशिश किया है सिलेबस आपको दिखाऊं, जिस भी चैप्टर को, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाया हूं। तो एंसेंट हिस्ट्री की जब हम बातें कर रहा हूं तो एंसेंट हिस्ट्री में सबसे पहले पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, देन वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल। और अब यहां पर मैंने एक चीज को मेंशन किया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। अगर इसके कंप्लीट सिलेबस, इसके अंदर में डेप्थ में जाकर अगर सिलेबस को देखेंगे तो इसको डेप्थ में जाकर के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको देखना होगा इसके सामाजिक दृष्टिकोण से, यानी कि इसकी सामाजिक जीवन को आपको समझना होगा। इसके बाद यहां पे जो धार्मिक जीवन रहा है या आप इसको सांस्कृतिक जीवन का भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावे आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से यानी राजनीतिक जीवन को समझनी होगी। और इसके बाद अंतिम जो है आपका सेक्शन आर्थिक दृष्टिकोण से यानी आर्थिक जीवन को आपको समझनी होगी यहां पे। अब यहां पे केवल ये सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन कह लीजिए या राजनीतिक जीवन या आर्थिक जीवन की ही आपको समझ करके नहीं रुकना है। इसके अलावे आपको क्या करना है, जो आपने ऋग्वैदिक का सामाजिक जीवन देखा, आपने ऋग्वैदिक का धार्मिक जीवन देखा, आपने ऋग्वैदिक का राजनीतिक जीवन देखा, आपने ऋग्वैदिक का आर्थिक जीवन को देखा, उसी प्रकार आपने उत्तर वैदिक के सामाजिक जीवन को देखा, उत्तर वैदिक के धार्मिक जीवन को देखा, उत्तर वैदिक के राजनीतिक जीवन को देखा और उत्तर वैदिक के आर्थिक जीवन को देखा। इसके अलावा आपने और भी चीजें देखी, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन को और हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को। तो अब यहां से सवाल आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस आपका पूछ चुका है। इनका कंपैरिजन कराया है हड़प्पा सभ्यता का नाम लिख करके, उनके सामाजिक धार्मिक कोई भी दो को उठा करके, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक। मतलब ये कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन रहा और ऋग्वैदिक के सामाजिक जीवन में वो क्या परिवर्तन थी, उन सारे परिवर्तन को मुख्य बिंदु के रूप में आप क्या करें, आवंटन करें या आप उसका वर्णन करें या फिर उसमें जो भी अंतर है या उसमें जो निरंतरता रही उसको भी आप सम्मिलित, मतलब क्या चीजें नहीं बदली और क्या चीजें बदली वो आपको पूछता है आयोग। देखिए, पैटर्न आपका मेंस में बदलेगा नहीं, ना ही सवाल आपके बदलेंगे, केवल शब्द बदलेंगे। एग्जामिनर जो आयोग में जो भी बैठे जब सवाल को सेट करेंगे केवल शब्दों का खेल करेंगे, आंसर वही होगा। समझिए चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए, अब यहीं पे मैं आपको जैसे बताया सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि सामाजिक जीवन में हम क्या पढ़ते हैं, समाज के बारे में, यानी कि समाज में लोग क्या सोचते हैं। जैसे कि महिलाओं की स्थिति हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, उसके बाद ऋग्वैदिक काल आया तो उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी रही, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें महिलाओं की स्थिति कैसे रही। तो आप देखते चलेंगे धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, बहुत अच्छी थी, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल स्टेज में आ चुका है। फिर आप इसी सामाजिक स्थिति में बात करते हैं किसके बारे में, वर्ण के बारे में, जाति के बारे में। अब जैसे कि वर्ण जाति में आपने क्या देखा, हड़प्पा सभ्यता में तो कुछ ऐसे वर्ण जाति, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या था, कर्म के आधार पर आपको डिसाइड किया जाता था आपका क्या जाति है, क्या वर्ण है, ठीक है।
कर वहां पे गतिशीलता थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन की है। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल आते आते वो क्या हो गया, रिजिड हो गया, यानी स्थायी हो गए। यानी कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, भले वो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं। और अगर शूद्र का बेटा है वो कितना भी बड़ा पीएचडी डिग्री ले ले, लेकिन वो शूद्र ही कहलाएगा। मतलब वही बरगद या पीपल जैसे बड़े पेड़ और तुलसी का छोटा सा पत्ता, तो सबसे ज्यादा पूजनीय कौन होता है, वो तुलसी का छोटा सा पौधे का पत्ता ही है। बस वही बात यहां पे क्या आ गई, वर्ण जाति धर्म में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। ये परिवर्तन है। यहाँ का वस्त्र, भोजन, यहाँ पे मनोरंजन के साधन, ये चीजें में क्या परिवर्तन आई है हड़प्पा सभ्यता से ऋग वैदिक सभ्यता के बाद और ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक में। ये कंपैरिजन आपको सीखना होगा। और ये आपको ऐसा नहीं है कि कोई लिख करके आपको बतला दे तो आप चीजों को कर लेंगे, नहीं, चीजों को समझना है आपको। मैंने एक एक चीज को, हर एक एक बिंदु को, सामाजिक जीवन हो, वो सामाजिक जीवन हड़प्पा का, ऋग वैदिक का, उत्तर वैदिक, मैंने क्लियर कट कर दिया। ठीक है। हालांकि देखिए जो नोट्स मैं आपको यहाँ, जैसे कि इस महाजनपद काल में मैंने नोट्स को रेडी किया, तो अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स पे ही मतलब ये हो गया है, जैसे उनके पास समय की पाबंदियां हो या जो भी हो। लेकिन आप में से क्या है ना, जो यूट्यूब पे वीडियो देख के आए हैं कि उनका सिलेक्शन दरोगा पोस्ट में था, उसके बाद वो यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, जेपीएससी क्वालिफाई, लेकिन आप समझिए उन्होंने वो नहीं बताया कि वो किसी संस्थान से पहले पढ़ चुके, एक बार फाउंडेशन अपना मजबूत कर चुके, बेस मजबूत की, ये बातें नहीं बताई जाती है। समझिए चीजों को भाई। और वो आपको यही बताया जाएगा, यहाँ का नोट ले लीजिए, यहाँ की किताबें ले लीजिए, या हमारी नोट्स ले लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ हमारा नोट से आपका कुछ नहीं होगा भाई। हमारी बताई गई वो बातें, हमारी बताई गई वो कंसेप्ट, और आपका फिर एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन के माध्यम से बताया हूं, ये होना इंपॉर्टेंट है। अब उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ आ जाइए महाजनपद, अब यहाँ पे आइए, जैसे कि ये सिलेबस था पूरा। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंशिएंट हिस्ट्री में, आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री से कितने सवाल है, पीटी में 5 सवाल है, मेंस में लिखने को 1 सवाल रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव में 2 सवाल, कम से कम मैक्सिमम 3 सवाल भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो 3 अगर इधर 5, यानी कि कुल मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन का एक रेंज है, मेंस इंक्लूडिंग मैं बता रहा हूं, पीटी इंक्लूडिंग, मेंस इंक्लूडिंग। तो भाई वेटेज तो अच्छा खासा है। और इसमें अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो भाई हड़प्पा सभ्यता में फिक्स है, जेपीएससी पूछता ही है। वैदिक सभ्यता में भी बहुत अच्छे पैटर्न के सवाल बनते हैं। ये मैंने तीनों, अच्छा हड़प्पा सभ्यता में भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी 8-10 क्लास अभी और आएंगे। ठीक है, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। महाजनपद काल से जो क्वेश्चन बनेगा मेंस में, देखिए महाजनपद काल से, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूं, लेकिन महाजनपद काल में भी मैंने देखिए सिलेबस को पहले क्लियर किया कि आपको महाजनपद काल में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए ये पूरा सिलेबस है महाजनपद काल का। सबसे पहले हमने तो एक बेसिक क्लास में पहले ये समझा महाजनपद है क्या। ठीक है, फिर महाजनपद से मैंने चीजों को निकाला कि ये 3 शब्द है इसमें, एक है फिर जन, फिर है आपका जनपद, फिर है आपका महाजनपद। और वो आपको मैंने कंपैरिजन करवाया ऋग वैदिक से। ऋग वैदिक में जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई रही, ठीक है, जन, फिर वही उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए, और फिर इस चैप्टर में आपका महाजनपद है। समझ में आया ना। उसके बाद फिर आपको वो सारे 16 महाजनपद, यानी कि जो 16 जो नगर उभर के आए, वो सारे 16 के 16 महाजनपद को मैंने विथ मैप पहले क्लियर किया। उस 16 महाजनपद में मैंने बाइफर्केट कराए कि 15 महाजनपद ऐसे रहे जो उत्तर भारत में क्या हुआ, 15 महाजनपद का उदय हुआ, और एक मात्र केवल महाजनपद रहा जो दक्षिण भारत में, जो आपके अस्मक महाजनपद थी। ठीक है, लेकिन यहां पे भी आपको मैंने बताया था कि अगर अच्छे लेवल पे यूपीएससी स्टैंडर्ड पे, यूपी पीसीएस स्टैंडर्ड में पेपर दे रहे, तो यहां से पीटी का सवाल पूछ सकता है कि 16 महाजनपद में सबसे अधिक महाजनपद उत्तर भारत के, दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में क्यों देखने को मिली, इसके पीछे का रीजन क्या रहा। ठीक है, या आपसे यह पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का ही उदय क्यों हुआ, मतलब कि दक्षिण भारत में इतने कम महाजनपद के उदय क्यों देखने के, इसके पीछे का रीजन 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। मैंने बताया इसके पीछे का रीजन क्या रहा है दक्षिण भारत के कंपैरेटिवली उत्तर भारत में। चलिए, अब यहां पे फिर हमने बात किया भाई 16 महाजनपद, हर एक एक महाजनपद को मैंने आपको मैप में याद कराया लोकेशन के साथ, उसकी आपको राजधानी याद कराया, और वर्तमान में जो वो क्षेत्र है जैसे कि अगर हम अवंती महाजनपद की बात कर रहे हैं, तो अवंती महाजनपद कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अब आप उसको मालवा के पठार से जोड़ लीजिए, वर्तमान में वो कौन सा क्षेत्र है, उज्जैन वाली क्षेत्र की बात हो रही है, यहां से रिलेट करके तो आपको वर्तमान का भी
और जो पास्ट इतिहास पढ़ रहा है उसके सारे फीचर को कनेक्ट करना आना होगा, और इतिहास को ज्योग्राफी से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यही सवाल अगर महाजनपद को, अगर इतिहास, अगर जो भी एग्जामिनर है अगर वो चाहे सवालों को इतिहास का ही आपको सवाल पूछना है उनको, लेकिन वो आपका इतिहास और भूगोल दोनों चेक कर सकता है। जैसे कि मैं आपको अगर सवाल दे दूं कि हिमालय के तराई में स्थित महाजनपद का जो उदय हुआ, ठीक है, अब देखिए वो आपका तो एक हिमालय का आपका पूरा कंसेप्ट चेक कर लेगा कि आपको क्या हिमालय का एक्सटेंशन क्लियर है कि नहीं भाई। चलिए अब यहां से फिर आपको चेक कर लेगा महाजनपद से वो इतिहास आपका क्लियर है, एंसेंट हिस्ट्री की नहीं, तो वो कौन सा महाजनपद है जो हिमालय के तराई में आपको जो देखने को मिलता, तो वज्जी महाजनपद है, ठीक है ना। वज्जी महाजनपद ऑप्शन में मिलेगा ही, वज्जी महाजनपद। समझ रहे चीजों को। तो अब इसके अलावे आपको बोला जाएगा कि गोदावरी नदी की घाटी में स्थित महाजनपद, तो भाई गोदावरी नदी घाटी कहां है, ये आपका भूगोल वाला पार्ट सेक्शन हो गया। अब यहां से वो महाजनपद का नाम बताइए, तो इतिहास चेक कर लिया, अस्मक महाजनपद हो गई। समझ रहे ना। मालवा के पठार में स्थित महाजनपद, तो मालवा का पठार आपका ज्योग्राफी चेक हो गया, वहां पे स्थित महाजनपद हिस्ट्री चेक कर लिया, अवंती महाजनपद। तो कहने का मतलब यह है कि 360 डिग्री में चीजों को खोलने की कोशिश करिए। रट्टाफिकेशन से आप चीजों को लिख नहीं सकते, कुछ हद तक जाकर के लिखेंगे। अगर आयोग सवाल को चेंज कर दिया, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बन गया, तो वही बंदा लिख पाता है और वही बंदा सिलेक्शन ले पाता है और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से क्लियर करके आ पाता है, क्योंकि उसने 360 डिग्री पे कंसेप्चुअली चीजों को क्लियर किया है। समझ में आपने आया। फिर देखिए 16 महाजनपद में फिर मैंने क्लियर किया कि 16 महाजनपद में समझिए कि 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में रहे, 3 महाजनपद बिहार में रहे, तो 7 3 10 क्लियर हो गया भाई। इसके अलावे 2 महाजनपद भारत में आज वर्तमान में नहीं है, पाकिस्तान में गांधार और अफगानिस्तान में तक्षशिला हो गया, और अफगानिस्तान में कम्बोज, जिसकी राजधानी क्या हो गई, हाटक, और आपकी गांधार की राजधानी क्या हो गई भाई, तक्षशिला। वही तक्षशिला जहां का छात्र चाणक्य रहा है, चाणक्य छात्र के साथ साथ वहां का प्रोफेसर भी बना। फिर चाणक्य नीति मैंने घनानंद के केस में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला सिकंदर, और उस सिकंदर किससे डर चुका था, एक घनानंद जो इतना बड़े साम्राज्य में यानी मगध का जो शासक बना हुआ था घनानंद, उसकी सेना से डर करके उसकी सिकंदर की सेना वापस रिटर्न बैक कर जाते हैं पश्चिम देश की ओर। उस सिकंदर, जो डरा हुआ सिकंदर, जो पूरे विश्व को, फारस को जीता हुआ है, यूनान को जीता हुआ है, वो डरा हुआ है किससे, घनानंद से। लेकिन चाणक्य जिसके पास कुछ नहीं थी, ब्राह्मणों का मुख्य हेड थे, प्रमुख थे, उसने क्या किया, प्रतिज्ञा लिया, और फिर वो आपको मैंने नीतियां के बारे में बताया, चाणक्य नीति कहलाया, किस प्रकार से उसने घनानंद को पराजित कराया। तो देखिए मैंने हर महाजनपद को पूरे एक एक खोल करके, जैसे यूपी पीसीएस का देंगे तो वो 7 महाजनपद क्लियर कट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो 7 महाजनपद यूपी में है तो यूपी पीसीएस के लिए, बिहार में भी आया है, झारखंड में भी आया है, आंध्रा का पीसीएस देखेंगे, हरियाणा का पीसीएस देखेंगे, वहां भी आया है, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया हुआ है सवाल। फिर बिहार के 3 महत्वपूर्ण, देखिए बिहार के जो 3 महाजनपद रहे, जैसे कि अगर अब यहीं पे 3 महाजनपद को बहुत अच्छा सवाल कि गंगा के उत्तर में स्थित महाजनपद कौन है बिहार में, तो भाई वज्जी हो गया। गंगा के दक्षिण में मगध और अंग हो गया। तो अब ये इंपॉर्टेंट झारखंड के लिए भी इसीलिए क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग आया, और 16 महाजनपद में कोई एक ऐसा महाजनपद नहीं कि अभी वर्तमान में वो झारखंड में स्थित है, वो तीनों के तीनों अभी बिहार में है, बस इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट मगध, 16 महाजनपद जो आपने देखा, इस 16 में भी सबसे ज्यादा उभर करके या बहुत अधिक उदय किसका देखने को मिला, मगध। तो भाई मगध का ही उदय क्यों देखने को मिला, है ना। 16 महाजनपद में ये बाकी महाजनपदों के कंपैरिजन में मगध ही क्यों इतना आगे बढ़ के निकला, उनका इतना उदय हुआ। और जितने बचे महाजनपद, केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित 2 महाजनपद और दक्षिण में स्थित एक महाजनपद अस्मक को छोड़ करके सारे महाजनपद का क्या हुआ, विलय देखने को मिला, मगध। ठीक है, वहीं पे आपको सबसे चीजों को मैंने क्लियर किया कि अगर आपका सवाल पूछ लिया जाए और ऑप्शन आपको देखना है कि मगध में राज करने वाला सबसे पहला वंश, अगर पहला वंश में अगर ऑप्शन है वेदत्त वंश तो वो टिक करेंगे, नहीं तो हर्यक वंश को टिक करेंगे। तो फिर देखिए ये हो गया सिलेबस का पार्ट, 16 महाजनपद हमने देखा, हर महाजनपद को खोल करके पूरा पढ़ा। और बीपीएससी के लिए और जेपीएससी के लिए मैंने पूरे वज्जी को समझाया, वज्जी के पूरे जो गणतंत्र सिस्टम रहा है पूरे विश्व में, सबसे पहले गणतंत्र राज्य की जो व्यवस्था स्थापित की गई वज्जी महाजनपद, और मल भी मैंने आपको बताया था, कुशीनगर आपको याद होगा अगर तो, और पावापुरी, जो पावापुरी नॉट पुरी, मैंने बताया था कंफ्यूजन जो होता है पावा को और पुरी को जोड़ करके। इसके बाद फिर आपने वज्जी महाजनपद के बाद फिर आपने अंग देखा, मगध देखा, फिर कौन से महाजनपद को किसने किसको हरा करके मिला, ये सारी बातें हमने की।
फिर इसके बाद हमने महाभारत कालीन जो वंश रहे, जैसे कि वृहदत्त वंश और प्रदोत्त वंश को समझा। फिर हमने बुद्ध काल के जो वंश रहे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब इसमें अब आप देखिए ये आपकी कितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रही है, कितना अच्छे से आपने चीजों को रिवाइज किया है। हर्यक वंश में महत्वपूर्ण 4 बस महत्वपूर्ण राजा रहे भाई। सबसे पहले बिंबिसार, फिर उनके पुत्र अजातशत्रु, फिर उनके उनके हो गए आपके उदयन और उदयन भी कह सकते हैं, और फिर अंतिम राजा नागदशक। नागदशक के हत्या करके शिशुनाग बने, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, कालाशोक, और फिर उसके बाद आपका कालाशोक या काकवर्ण भी उनको याद करिए। देखिए कालाशोक या काकवर्ण, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ठीक है ना, कि काकवर्ण जो है वो किसका अन्य नाम है, तो कालाशोक का है। फिर उसके अंतिम शासक जो रहे शिशुनाग वंश के कौन रहे भाई, नंदी वर्धन रहे। इनकी हत्या महापद्म नंद की और नंद वंश की स्थापना की। और अंतिम राजा जो अंतिम शासक नंद वंश के कौन रहे भाई, घनानंद। बस ये राजा रहेगा। अब इसकी पूरी कहानी मैंने बताया, हर शासक काल शासन में जो भी चीजें हुई। फिर बाह्य आक्रमण जो अभी हम लोगों का चल रहा है, देखिए बाह्य आक्रमण में भी जैसे बात किया जाए तो बाह्य आक्रमण में हम लोग मेनली क्या देखेंगे, अगर इसको और भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे सिलेबस में, तो हम लोगों को बाह्य आक्रमण में ईरान का सबसे पहले देखना है आक्रमण, और उसके बाद यूनानी, और इसी यूनानी के क्रम में आप देखेंगे सिकंदर के कंसेप्ट को। अब मैं इतना इसलिए कहा ना भाई, क्योंकि अगर मैं इतना नहीं कहता तो महाजनपद काल का जो आपका एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। और फिर इसके बाद का अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद का फिर सिलेबस आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म बचता, फिर महाजनपद काल खत्म। और ये बस इतना बोलने से नहीं हुआ खत्म, बहुत डिटेल जाएगी। अगर आपने देखा यहां तक हम लोगों को खत्म करने में, क्योंकि आज ये तो स्टार्ट होगा ब्राह्मण बाह्य आक्रमण, यहां तक हम लोगों को खत्म करने में 8 से 10 घंटे का समय लगा है। 8-9 क्लास हो गया है कम से कम, तो है ना, 7 से 8 क्लास, 7 घंटे तो कम से कम लग ही गया हम लोगों को इतना खत्म करने में केवल। और अब यहाँ पे खत्म करने में 1 से 1.5 घंटे, और इसमें कम से कम 6 से 7 घंटे, मतलब 16-17 घंटा अगर आप समय देते हैं महाजनपद काल में, पूरा जो चीजें मैंने बताया, और उसके बाद फिर अब आपका ये नोट्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका ये नोट्स होगा, तब जाकर के देखिए अब आप समझ पा रहे होंगे मेंस के क्वेश्चन। देखिए जो आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यूपी पीसीएस का पूछा गया 2015 का क्वेश्चन है। क्या है भाई क्वेश्चन, ये है कि मगध के उदय, देखिए मैंने बताया ना कि 16 महाजनपद में केवल मगध का ही उदय क्यों हुआ, इसके कारण का आपको बोला गया, विवेचना करिए। यूपीपी से 2015 का पूछा गया सवाल है। अब बीपीएससी में आप आंध्र प्रदेश पीसीएस ले लीजिए, यूपीएससी में ये तीनों सवाल का आंसर एक ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है भाई। देखिए क्या है, मैंने कहा ना सवाल वही होंगे, बस शब्दों का उलटफेर होगा, और शब्दों के उलटफेर में आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो सवाल है कि भारत पर ईरान और यूनानी आक्रमण की समीक्षा करें, ठीक है, भारत पर ईरान और यूनानी आक्रमण की समीक्षा करें एवं उसके प्रभावों का वर्णन करें। अब मैं आपको फिक्स कह रहा हूं कि महाजनपद से अगर क्वेश्चन आएगा, बौद्ध धर्म जैन धर्म को छोड़ करके मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है ना, यहां से सवाल बाहर नहीं, यही 4 सवाल है, फिक्स है। मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी मैं अभी तक इसमें क्लासेस लूंगा, अभी बाह्य आक्रमण में मेरे 1 क्लास और आएगी, मतलब कुल मिलाकर 8 से 9 क्लास आपको मेरा देख लेना है। और ये नोट्स पूरा रेडी कर दिया हूं, एप्लीकेशन में अपलोड होगा। जैसे ही अभी मैं विदेशी आक्रमण पढ़ा करके निकलूंगा, वो आपका नोट्स भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतना डेप्थ में जाके चीजों को बताया कि आप खुद से लिख पा रहे हैं। हाँ, फिर जैसे पीटी खत्म होगा तो मेंस में मैं इन सारी चीजों का आंसर भी एक बार लिख करके दे दूंगा। देखिए जितना इंपॉर्टेंट मेरा लिखना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बताई गई वो बातों को, ठीक है, आप कितना अच्छे से सुनते हैं। मैं लिख करके दे दूं, वो हमारी लेखन शैली अच्छी होगी, हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। बट आपको लिखना है एग्जामिनेशन सेंटर में, आपको कंसेप्ट पे काम करना है, वो बताई हर एक बातों को सुनना है। अब इसी को आप और भी अच्छे से देखिए, सवाल को अगर देखें तो मगध को जो बताया गया, तो मगध को पहले आप क्या करेंगे, मैप में दर्शाएंगे। अगर क्लियर है, मैंने मैप तो खुद से बना करके भी दिखाया, ये रहा आपका मगध, देखिए ये हो गया आपका मगध, हो गया 7वें नंबर में। तो इसको क्या करेंगे, भारत के मैप में फिर आपका बिहार का मैप बनेगा। बिहार में फिर गंगा नदी को निकालते हुए एक महाजनपद वज्जी को दिखाएंगे, फिर उसके दक्षिण में मगध, और फिर अंग को दिखाएंगे। तो देखिए खूबसूरती, आप मैप को यूज करेंगे और भी अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद का सवाल देखिए क्या है, भारत पर ईरान और यूनानी आक्रमण की समीक्षा करें। तो समझिए सवाल कितनी खूबसूरत है यहाँ पे, कि यहाँ पे पूछा गया है यूनानी आक्रमण और किसके बारे में, ईरान का जो आक्रमण हुआ। देखिए भारत में सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ किसका हुआ था, ईरान का हुआ, उसके बाद यूनानी, और उसके बाद अरबों का आक्रमण हुआ जो मध्यकाल में हम लोग देखते हैं। तो उनके, और देखिए उनके क्या करें, आक्रमण की समीक्षा करनी है। समझिए पहले आपको उसका समीक्षा करना है, यानी कि ईरान का जो आक्रमण हुआ और यूनानियों का आक्रमण। अब ईरान में आपको हकमनी साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना,
हकमनी साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल आपको डिस्कशन करना है, जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास में। हकमनी साम्राज्य की कब वो शुरुआत हुई, ठीक है ना। पैरेलली जिस प्रकार से मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई और उसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे वंश की स्थापना हुआ, जिस प्रकार से मगध एक पूरा मजबूत वहां पे उस साम्राज्य के रूप में उभरा, उसी प्रकार से ईरान में भी एक हकमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई, ठीक है, जिसकी राजधानी पर्सिपोलिस थी। ये सब हम लोग चीजों को डिस्कशन करेंगे क्लास में। तो यहां तक चीजें क्लियर है। हकमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे? साइरस थे। उसके बाद डेरियस प्रथम आएंगे, जिनको दारा प्रथम भी कहा जाता है। फिर वही गांधार और कंबोज, जो दो महाजनपद रहे भारत के, उसको क्या करेंगे? हकमनी साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो उनके यही सब आक्रमण के बारे में आपको लिखना। फिर यूनानी आक्रमण के बारे में आपको समझाना है, यूनानी में इंपॉर्टेंट सिकंदर के बारे में, ठीक। फिर उसके क्या प्रभाव भारत में देखने को मिले, तो ईरानियों का क्या प्रभाव मिला। जब देखिए कंबोज गांधार जब भी बता रहा हूं, यानी कि यहां मैप में देख लीजिए, यानी कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बातें हो रही है, तो ये आप पूरा भारत को सोचना है भाई। और यहां पे आपका क्या हो गया, देखिए मैं आपको मैप बना देता हूं खुद से, तो और भी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। देखिएगा, विदेशी आक्रमण मतलब मैं जो बातें कह रहा हूं, जैसे कि अगर आप मैप को देखते हैं, देखिए एक बार मैप को बना लिया जाए पहले, ठीक है ना। चीजों को एकदम क्लियर कट करते हुए आपको चलना है भाई। और ये हो गया भारत। अब देखिए यहां से अगर आप ले ले तो ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, और यहां से आपका हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया ये आपका, ये हो गया आपका पाकिस्तान हो गया अभी के अकॉर्डिंग, और ये हो गया भारत, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं, ये हो गया आपका ईरान, एक मिनट भाई, ये हो गया आपका ईरान, और फिर ये हो गया आपका यूनान, ठीक। तो अब यहीं पे क्या है, हकमनी साम्राज्य है। अब यहाँ पे मैं बस आपको तो बताने आया था कैसे चीजों को, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यही सब मैप पे तो आपको, यही सब मैप तो आपकी मेंस में एक तो आपको, क्योंकि एग्जामिनर को क्या है भाई, पढ़ने से अच्छा है वो मैप को देख करके समझ गया है वो क्या आप लिखना चाहते हैं, वो समझ गया है कि आपके अंदर कितना डेप्थ नॉलेज। अगर ये मैप बना पा रहे हैं तो आपके अंदर बहुत अधिक नॉलेज होगा, क्योंकि आपको पता है पहले तो मैप क्लियर है, जियोग्राफिकल भी मैप आप बहुत स्ट्रांग करके रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे जो दिखाना चाह रहे हैं हकमनी साम्राज्य है। अब ये हकमनी साम्राज्य क्या करेगा, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, हकमनी साम्राज्य ने क्या किया, इसको पूरे क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, ब्यास नदी तक। और इधर क्या है भाई, मगध वंश का उत्कर्ष आपने देखा है। फिर यही यूनान, यहाँ से सिकंदर क्या करेगा, इस पे आक्रमण करेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ व्यास नदी तक इसका कंट्रोल रहेगा। और इसका ईरान जो आक्रमण किया, यहाँ पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे जो जो इनके पढ़ने लिखने में जो ये लोग जो जिस लिपि का इस्तेमाल करते थे, जैसे खरोष्टी लिपि, ठीक है ना, तो वो खरोष्टी लिपि यानी होता है दाएं, जैसे कि लिखना हम लोग इधर से लिखते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे लिखते हैं दाएं से बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि में जस्ट उल्टा लिखा जाता था इस प्रकार से, ठीक है, जैसे उर्दू में लिखा जाता है दाएं से बाएं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या उसका प्रभाव देखने को मिला, यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, वही उस लिपि को क्या कर लिए भाई, एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पे जो ईरान में जो पहले सिक्के चलाए गए, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए गए निश्चित आकार के, वो प्रभाव यहाँ पे भी देखने को मिला। जो ईरान के जो राजा हुआ, शासक हुआ करते थे, अंगरक्षक रखते थे, लेकिन वो अंगरक्षक कैसे होते थे, पुरुष नहीं स्त्री अंगरक्षक रखते थे। वही प्रभाव आपको मौर्य काल में भारत में देखने को मिलेगा। जो और इसका प्रमाण जो मेगस्थनीज आते हैं, उन्होंने अपने इंडिका नामक पुस्तक में लिखी है भाई। देखिए हर चीजें आपको यहाँ पे लिखी लिखाई हुई मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज को बस बोल दिया गया, हर एक चीज को लिखी गई है और वो आपका प्रमाण है, ठीक है। तो वही चीज का प्रमाण हमें इंडिका जो पुस्तक रही मेगस्थनीज को उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार से ईरान के राजा डेरियस प्रथम अपने बॉडीगार्ड में स्त्री को अंगरक्षक, क्योंकि उनको अधिक भरोसा है पुरुषों से, ठीक है, इसीलिए वो स्त्रियों को अंगरक्षक एज ए बॉडीगार्ड रखते थे। तो फिर यही चीज आपको, यही प्रथा भारत में भी देखने को मिला। मौर्य काल में भी आप देखेंगे चंद्रगुप्त के बॉडीगार्ड स्त्री अंगरक्षक होंगे। तो अब ये सब क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। मौर्य काल में आप जो यहाँ का जो वस्तुकला रहा, जैसे कि वस्तुकला में अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान के जो राजा रहते हैं, वो लोग जो स्तंभ बनाए हैं काफी चमकदार इस तक का, मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ उस समय थे जिसको लगड़ने से पूरी चमकदार उसमें चीजें आ जाती थी, चित्रकारी वो करते थे। और वही अशोक के स्तंभ में भी आप देखेंगे, बराबर की जो पहाड़ी, उसके अंदर जो गुफा है, गुफा के अंदर जो दीवार है, उसमें भी वो चमकदार पॉलिश आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका प्रभाव ईरान का देखने को मिल रहा है भारत में। फिर यूनान का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यूनान का आपको प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि जो यहाँ की मूर्ति कला शैली में गांधार शैली का,
ठीक है, वो प्रचलन भारत में स्टार्ट हुआ देखने को। इसके अलावा यहाँ पे जो सिक्के स्टार्ट हुए सोने के सिक्के, लेकिन उस सोने के सिक्के में पहली बार क्या हुआ भाई, राजा का चित्र और तिथि का मेंशन हुआ। जो आज वर्तमान में भारत में जो सिक्के चल रहे हैं यही इसका प्रभाव है। ठीक है, तो भाई ये सब प्रभाव को भी आपको समझ क्यों अब मैं ये बातें क्यों बताया, देखिए अगले सवाल पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके प्रभाव पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रभाव पे, और इसके बाद के भी सवाल में देखेंगे तो सिकंदर के भारत के आक्रमण का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन करें। तो इस प्रभाव को आपको वर्णन करना पड़ेगा अच्छे से, समझ में आया। तो देखिए चीजों को क्लियर कट करिए। ये सवाल है 4, अब ये मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बस करके जाइए महाजनपद से, इसको अच्छी तरीके से लिखिए, और अगर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते करिए। हमारा नंबर भी आपके पास होगा, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा नंबर, आप यहाँ पे मेंशन करके चेकआउट करा सकते हैं। मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको चेक करके भेज दूंगा, ठीक है ना। और हम लोग अभी जो है देखिए विदेशी आक्रमण के बारे में अध्ययन करने वाले। अब ये क्लास मैंने इसलिए किया ना क्योंकि अब ये पहले क्लास आप देख लेंगे, उसके बाद आप विदेशी आक्रमण का क्लास देखेंगे, और फिर से अब आप यहाँ पर जब आएंगे समझ रहे हैं, एक बार आपने पहले क्वेश्चन के माध्यम में से आपने पहले समझा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। विदेशी आक्रमण यहाँ से यहाँ तक का सवाल है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था विदेशी आक्रमण और उसके प्रभाव से सवाल बनेंगे भाई, ईरान और यूनानी के, और खास करके सिकंदर का। और सिकंदर में देखिए हम लोग और भी चीजों को मौर्योत्तर काल में जोड़ेंगे और भी डेप्थ में जाके, तब पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले आपने समझ लिया, आपने इतना कहानी भी थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट हुआ क्लियर। अब इसके बाद अब मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से चीजों को स्टार्ट करूंगा। विदेशी आक्रमण मैं मैप में दिखाऊंगा कि ईरान कहाँ है, भारत का वो 2 महाजनपद जो कंबोज रहा, जो गांधार रहा, वो कहाँ पे है, उसको किस प्रकार से, कौन से साम्राज्य, कौन से राजा ने उस साम्राज्य की स्थापना करने वाले वो राजा कौन से रहे, उसकी राजधानी क्या रही, वो हर एक चीजों को हम लोग डिस्कशन करने के हुए समझेंगे। तो फिर आपका जो बेस होगा ना बहुत मजा आ जाएगा। फिर देखिए ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे जो यूट्यूब पे भाई है भाई, देखिए चीजों को समझिए। हर बार मैं कहा हूं कि हम कोई भी टॉपर के नोट्स ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, इवन आप हमारे भी नोट्स परचेस किए हुए बहुत ऐसे स्टूडेंट है, मैं बार बार उनको कहा था कि रिकमेंडेशन भी क्या हूं। कई स्टूडेंट ने कहना था कि मैं अभी सीजीएल में 6 जो स्टूडेंट है सिलेक्टेड है, उनमें से 2 स्टूडेंट ने अभी नोट्स परचेस किया है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपका, तो दरोगा में जो 2016 के थे वो लोग शायद अभी बोल रहे थे, कल ही या दो दिन पहले कॉल आया, उनका भी कहीं कहना है कि सब समय नहीं है। तो भाई देखिए समय नहीं है, मैंने यही बोला कि भाई कंसेप्ट तो पहले रखना होगा, अदरवाइज मेन समय आप नोट्स, अभी इस नोट्स को पढ़ करके आप क्या ही लिख पाएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या चीजें कहाँ पर लिखनी है। उसके लिए तो कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। और जो यूट्यूब पे आप जो सुने हुए होंगे हमने जॉब करते हुए यूपीएससी, तो भाई उससे पहले की उनकी मेहनत रही है, समझिए चीज़ों को, उन्होंने फाउंडेशन बेस पे काम किया है। फाउंडेशन करने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम पूरे स्टडी, कुछ तो जानकारियाँ हैं। और अब मैं जिस तरह से देता हूँ कि आपको लिखना नहीं है, बहुत कम समय में बहुत चीज़ों को भी दे देता हूँ, तो ये सब आपके समय का ही आपको क्या है भाई, यूटिलाइजेशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बस ये हमारा काम है। ठीक है, तो चलिए, तो एक ये इस क्लास में मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन महाजनपद के करवा दिए हैं भाई, और इस प्रकार से मैंने पॉलिटी में भी आपको बता दिया है कि उससे फिक्स्ड है, उससे बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चन। अब पीटी खत्म होने दीजिए, मैं उसके ऊपर और भी कुछ काम कर दूंगा। हिस्ट्री में टेंशन आपको लेने वाली जरूरत नहीं है, साइंस एंड टेक में भी मैंने बता दिया है, और इसके अलावा एक है आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन में थोड़ा सा चीज़ें है, और आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, ठीक है, उस पर भी हम लोग देख लेंगे। और तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं बार बार कहूँगी जो पीटी में हमारे साथ कर लिए 70-75-80% तक आपका मेंस रेडी करवा के ही हम भेजते हैं। ठीक है, आप मेरे से मेंस करें चाहे नहीं करें, क्योंकि मैं इसीलिए करता हूँ कोशिश कि आपको लगना चाहिए, आप जब दूसरे जगह जाए तो आपको फील होगा कि यार ऑलरेडी हमने वहाँ पे इतनी चीज़ें पढ़ कर आ रखी है। तो आप रिकमेंड खुद करते हैं दूसरों को भी, और आप खुद भी आते हो, कई ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ठीक है, ये है चीज़ें भाई, जिस तरह से आपको कराया। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मुझे अभी 8 क्लास, कम से कम 7 से 8 क्लास अभी मुझे करवाने हैं मेंस के लिए। अभी केवल 2-3 घंटे का ही क्लास मैंने करवाया। वैदिक सभ्यता मैंने पूरा करवा दिया है, आपको एकदम कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऋग वैदिक उत्तर वैदिक, ये जितना मैंने यहाँ पे चर्चा किया, पूरा चर्चा खोल करके किया, वो नोट्स भी अपलोड है। महाजनपद के लिए कोई भी मेंस में मैं बस प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन वही चीज़ें लेक्चर आपको देखनी है भाई, क्योंकि आपको मिल ही गया लेक्चर। फिर यहाँ से मौर्य काल, मौर्योत्तर, स्पेशली मतलब लिख दूं यहाँ पे तो भाई अशोक के बारे में, ठीक है, कुषाण के बारे में यहाँ से सवाल बनेगा, तो वो आगे का बात होगा। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में टेंशन फ्री, आप गांधी युग पूरा बहुत डिटेल में
नेशनल मूवमेंट पूरा डिटेल में, इसके अलावा आपका 1857 का भी, बस यहीं से सवाल होंगे, परेशान आपको होना नहीं है, वो भी मैंने बहुत दफ्त में जाके करवा दिए। फिर आपका मेंस में भी चीज़ें आपको होगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन लिंक और नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलिए विदेशी आक्रमण अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस क्लास को भी यहाँ रोकते हैं, यूट्यूब पे यह जाएगा क्लास। विदेशी आक्रमण का वीडियो हो सके तो यूट्यूब पे मैं डालूंगा, ठीक है ना, देखा जाए जैसा भी हो। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।